हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास तक हमने यूरिन फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस देख लिया था, सबके सारे पार्ट्स के फंक्शंस देख लिए थे। सो आवर न्यू टॉपिक इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। देखो बेटा, काउंटर करंट मैकेनिज्म जो ये प्रोसेस है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि व्हाई डज काउंटर करंट मैकेनिज्म इज नेसेसरी। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन में हेल्प करता है। दैट मीन्स कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन करने में काउंटर करंट मैकेनिज्म इज नेसेसरी। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का क्या मतलब बेटा कि जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी एक डिस्कस किया था कि जो किडनी है जो बेटा वो दिन भर में लगभग 180 लीटर वाटर का ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है। लेकिन जो पर डे यूरिन डिस्चार्ज जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का है, इट इज़ अबाउट 1 to 1.5 लीटर्स पर डे। तो 180 लीटर्स प्यूरिफिकेशन, बट प्रोडक्शन ऑफ यूरिन इज जस्ट 1 to 1.5 लीटर्स। तो बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डिक्रीज हो जाता है यूरिन के कंसंट्रेशन में। ठीक है, तो इसी अमाउंट को कहते हैं बनाने के लिए 180 से 1.5 लीटर्स तक लाने के लिए जो कहते हैं जो प्रोसेसेस कहते हैं नेसेसरी है, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इज द काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा काम ये बेटा कि इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी के मेंटेनेंस में ये हेल्प करता है। ऑस्मोलैरिटी का क्या मतलब है? ऑस्मोलैरिटी इज द बैलेंस बिटवीन वाटर एंड आयन कॉन्सेंट्रेशन। वाटर और आयन के कॉन्सेंट्रेशन का जो बैलेंस है उसे हम ऑस्मोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे होता क्या बेटा। देखो, दिस इज द लूप ऑफ हेनले। ठीक है, दिस इज द लूप ऑफ हेनले और दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड दिस इज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है। ठीक है, अच्छा, हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि जो डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है बेटा वो वाटर के लिए परमिएबल होता है। डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है वो वाटर के लिए परमिएबल होता है, लेकिन आयंस के लिए इम्परमिएबल होता है। वही जो असेंडिंग लिम्ब जो होता है बेटा वो वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, लेकिन आयंस के लिए या सॉल्ट्स के लिए परमिएबल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ हो क्या रहा है बच्चा कि जितने भी कहते हैं वाटर का जो कहते हैं रिलीज हो रहा है। अब ये वाटर रिलीज होके जाएगा कहाँ? तो इट गोज इनटू द स्पेसेस। अच्छा, यहाँ से ये कहाँ चला जाएगा? इट कम्स इनटू द ब्लड। अब ये ब्लड कहाँ से आ रहा है? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो इफरेंट आर्टरियोल था, इफरेंट आर्टरियोल वाज रनिंग पैरेलल टू द टिब्यूल्स। ठीक है, टू द रीनल टिब्यूल्स। अब ये जो कहते हैं इफरेंट आर्टरियोल जो कि इस रीनल टिब्यूल के पैरेलली जो रन कर रहा है, हम इसे वेसा रेक्टा कहते हैं। ठीक है, हम इसे वेसा रेक्टा कहते हैं। ठीक है, अब इस वेसा रेक्टा में कहते हैं क्या हो रहा है बेटा कि वेसा रेक्टा इज रनिंग एंटी पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले। एंटी पैरेलल का क्या मतलब बेटा कि इफ दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो इसके पैरेलली जो रन कर रहा है दिस इज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वेसा रेक्टा। ये वेसा रेक्टा का असेंडिंग लिम्ब है। और वहीं इफ दिस इज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वेसा रेक्टा। ये वेसा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब है। तो दोनों ही आपस में पैरेलल है, लेकिन एंटी पैरेलल है बेटा। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट रन कर रहे होते हैं, इसीलिए इसका नाम काउंटर करंट है। ठीक है, अगर सेम अगर हम लोग अगर ये दोनों सेम ही आते हैं डायरेक्शन में आते रन कर रहे होते, तो शायद ये काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं हो पाता। ठीक है, यहाँ हो क्या रहा है, दोनों ही अपोजिट एंड अपोजिट डायरेक्शंस में यहाँ पे फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है बेटा, इसको समझने के पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ। सपोज अगर मुझे चीज़ों को किसी फ्लूइड को अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म में लेके आना है, तो क्या तरीका हो सकता है? दो तरीका हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि अगर कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसमें या तो मैं सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ा दूं, या तो मैं सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ा दूं, तब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा।
या तो दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है कि अगर मैं इससे जो सॉल्वेंट है उसको निकाल लूँ, सॉल्वेंट को निकाल लूँ, तब भी इसका एक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, है ना। तो देखो ये सेम, ये जो देखते हैं इतना जो कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है। क्या होता है, एट द स्टार्टिंग जब लूप ऑफ हेनले कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द किडनी में जब प्रेजेंट होता है, तो इसका जो ऑस्मोलारिटी प्रेशर होता है दैट इज अराउंड 300 मिली ऑस्मोलीटर, ठीक है। अब क्या होता है, सिंस दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इट इज परमिएबल टू वाटर, तो क्या होता है, वाटर यहाँ से सिक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है, वाटर यहाँ से डिफ्यूज आउट हो जाएगा, और ये वाटर जब डिफ्यूज आउट होगा तो ये डिफ्यूज आउट होके जाएगा कहाँ, तो ये जाके ब्लड में आते हैं मिल जाता है, और ब्लड किस में फ्लो कर रहा है, इट इज फ्लोइंग इन द वेसा रेक्टा, ठीक है। अब ये वेसा रेक्टा में एकदम फ्लो हो रहा है, तो ये ब्लड के साथ कहाँ चला जाएगा, वापस से बॉडी में एकदम चला जाएगा, ठीक है। सो जैसे 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 देखते हैं हम नीचे चले जाएंगे, यानी कि हम कॉर्टेक्स से जैसे ही मेडुलरी रीजन में आएंगे, कॉर्टेक्स रीजन ऑफ किडनी से जैसे जैसे हम मेडुलरी रीजन में आएंगे, क्या होगा, वाटर का यहाँ पे क्या हो जा रहा है, वाटर डिफ्यूज आउट होता चला जा रहा है, लेकिन जो अंदर जो कहते हैं आयंस जो है, जो आयंस का जो अमाउंट है वो तो सेम ही रह रहा है, लेकिन वाटर कम होता चला जा रहा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वाटर कम होता चला जाएगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यूरिन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम कॉर्टेक्स से मेडुलरी रीजन में आएंगे, वाटर यहाँ से क्या होता चला जाएगा, डिफ्यूज आउट होता चला जाएगा, एनहेंस क्या होता चला जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे 300 मिली ऑस्मोलीटर, धीरे धीरे फिर 300 से 500, 800, फिर 1000, और जैसे ही हम मेडुलरी रीजन में आएंगे इसका कॉन्सेंट्रेशन लगभग 1200 मिली ऑस्मोलीटर का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन हो जा रहा है वो लगभग 1200 मिली ऑस्मोलीटर का हो जा रहा है। अब जब ये देखते हैं फ्लूइड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में देखते हैं ट्रैवल करेगा, तो ये असेंडिंग लिम्ब जो है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल है लेकिन सॉल्ट के लिए परमिएबल है। तो अब यहाँ से क्या होगा कि सॉल्ट यहाँ से डिफ्यूज आउट होगा, ठीक है, सॉल्ट या आयन आप जो कह लें, सॉल्ट यहाँ पे, सॉल्ट या आयन यहाँ से डिफ्यूज आउट होगा, और ये सॉल्ट कहाँ चला जाएगा, फिर इट विल गो इनटू द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वेसा रेक्टा, ठीक है। तो दूसरा केस क्या हो जा रहा है, पहले केस में देखते हैं क्या हो जा रहा था, वाटर देखते हैं डिफ्यूज आउट हो जा रहा था, और दूसरे केस में क्या हो जा रहा है कि सॉल्ट क्या डिफ्यूज आउट हो जा रहा है। तो जब अब ये जब मेडुलरी रीजन से दोबारा से कॉर्टेक्स रीजन में आ रहा होगा, तो क्या होता चला जाएगा, सॉल्ट जो हाँ आयन जो है वो भी आके डिफ्यूज आउट होता चला जा रहा है, तो सॉल्यूशन में से अब सॉल्वेंट भी सॉरी सॉल्यूट भी बाहर चलता चला जा रहा है, तो उससे क्या होगा, अब जो ऑस्मोलारिटी प्रेशर है वो बढ़ता चला सॉरी घटता चला जाएगा। अब ये 1200 से कम होते 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 वापस से 300 मिली ऑस्मोलीटर पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने में, अब आप बोलोगे कि सर दोनों में तो फिर क्या काम वही हुआ, यहाँ पे भी 300 है, यहाँ पे भी 300 है, तो क्या फ़ायदा, फ़ायदा ये है बेटा कि आप यहाँ देखो कि सपोज दिस इज द बीकर जिसमें क्या कहते हैं हमने यहाँ तक का सॉल्यूशन भर रखा है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं जो सॉल्यूशन है दैट इज आइसोटोनिक, ठीक है। यहाँ पर जो देखते हैं सॉल्यूशन है दैट इज आइसोटोनिक, यानी कि वाटर और सॉल्ट का बैलेंस सेम है, ठीक है। जैसे जैसे ऐसे ऐसे हम कहते हैं नीचे जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट जो है वो कम होता चला जा रहा है, ठीक है, सॉल्वेंट जो है वो कम होता चला जा रहा है, लेकिन जो सॉल्यूट है वो अभी भी उतना ही है, ठीक है। तो ये जो एक सॉल्यूशन होगा ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। और जब वापस से हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो यहाँ से सॉल्यूट भी बाहर निकलता चला जा रहा है, तो एट द एंड जब यहाँ पे हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है वो क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बहुत कम हो गया है, लेकिन वाटर और सॉल्ट का बैलेंस अभी भी यहाँ पे मेंटेन्ड है, यानी कि जो ऑस्मोलारिटी जो है बेटा वो अभी भी मेंटेन है, ठीक है, लेकिन अमाउंट जो है वो कम हो गया है, ठीक है। तो ये जो हमारा गोल था कि 180 से लगभग 1.5 लीटर पर लेके आना है वो भी अचीव हो गया है, और जो ऑस्मोलारिटी बैलेंस है वो भी अचीव हो गया है, ठीक है। दिस इज व्हाट काउंटर करंट मैकेनिज्म इज ऑल अबाउट, ठीक है।
इससे ज़्यादा आपको इसमें और पढ़ना नहीं है। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। चलो, तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब देखो, जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, इट इज़ रेगुलेटेड बाय सर्टेन सेल्स या सर्टेन हार्मोन, सर्टेन एंजाइम्स, ठीक है, या सर्टेन प्रोसेसेस, ठीक है। उनमें से सबसे पहला क्या बेटा, फर्स्ट इज द रेगुलेशन बाय द JGA सेल्स, जो कि हमने पहले पहले भी पढ़ रखा है, द जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। देखो क्या होता है, जब भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है, जब भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है, यानी कि फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो उसका अमाउंट कम हो जाता है, तो जेजी सेल्स क्या एक्टिवेट हो जाते हैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये एक एंजाइम होता है बेटा, रेनिन। रेनिन इज अ एंजाइम जिसको ये एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। जेजी सेल्स क्या करेंगे, रेनिन एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे। रेनिन क्या करेगा, रेनिन जो है एक सब्सटेंस हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, दैट इज द एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजेन को वो कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। और फर्दर एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। दोबारा से, जेजी सेल्स किसको एक्टिवेट करेंगे, रेनिन को। रेनिन इज एंजाइम, रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, और एंजियोटेंसिन 1 फर्दर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, एंजियोटेंसिन 2 जो है, इट इज अ पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर। पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर, वैसोकंस्ट्रिक्टर का क्या मतलब बेटा, यहाँ पे वैसो का मतलब हो रहा है ब्लड वेसल्स, ठीक है। यहाँ पे वैसो का मतलब हो रहा है ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो और कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब है कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना। इसका क्या मतलब है कि जो ब्लड वेसल्स जो है उनको क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा क्या मतलब है कि ब्लड वेसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे का क्या मतलब है कि सपोज ये ब्लड वेसल है, इसका जो कहते हैं ल्यूमन एरिया है वो इतना बड़ा है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये पतला हो जाएगा और इसका ल्यूमन एरिया कम हो जाएगा, ठीक है। ल्यूमन एरिया जो है, जिस ल्यूमन एरिया वो होता है जहां से कोई भी फ्लूइड पास हो रहा होता है, ठीक है। तो वो ल्यूमन का जो एरिया है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब ब्लड तो उतना ही फ्लो कर रहा है, लेकिन अगर एरिया कम हो जाए तो वो ब्लड हाई प्रेशर के साथ फ्लो करने लग जाएगा। जैसे ही ये हाई प्रेशर के साथ फ्लो करने लग जाएगा बेटा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम क्या हो जाएगा, GFR भी बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे ही वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा तो फिल्ट्रेशन भी बढ़ जाएगा, और फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा तो GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा क्या, एंजियोटेंसिन 2 जो है, ये एक और काम क्या करता है, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है। एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या बेटा, हमारा एक ग्लैंड है, हमारा एक ग्लैंड प्रेजेंट है किडनी के ऊपर, जिसे एड्रेनल ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड का दो पार्ट होते हैं, जैसे किडनी के एक दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला, उसी तरह एड्रेनल ग्लैंड का भी दो पार्ट होता है, मेडुला और कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये एड्रेनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स एरिया है उसको एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट करता है। एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स एरिया से एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज द एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। अब ये एल्डोस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा बेटा, ये इस फ्लूइड से सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब करना चालू कर देगा, ठीक है। जो GFR, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो हमारे पास आया था, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो हमारे पास आया था आफ्टर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसमें से आयंस और वाटर को रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, ठीक है, DCT और कलेक्टिंग ट्यूब से। जैसे ही ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करने लग जाएगा, उससे क्या होगा, वापस से हमारा जो कहते हैं ये जो GFR जो है वो वापस से कहते हैं मेंटेन हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ और क्या होगा बेटा, कि सपोज ऐसा भी हो सकता है कि हमारे बॉडी से हम वाटर का जो कहते हैं डिस्चार्ज है वो ज़्यादा होने लग जाए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में वाटर का जो लेवल है वो कम हो जाए, ठीक है।
तो अगर हमारे बॉडी में वाटर का लेवल कम हो जाएगा और अगर यूरिन अभी भी उतना ही एक वाटर डिस्चार्ज कर रहा है, तो वाटर में बॉडी में एक डिहाइड्रेशन होने लग जाएगा। ऐसे केस में भी एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। ठीक है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द GFR, फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, उससे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा और इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होगा। ठीक है, चलो पहला तो ये हुआ। दूसरा, अब ये भी तो हो सकता है बेटा कि एंजियोटेंसिन 2 जो है वो रिलीज हो रहा है और होते ही चला जा रहा है। ठीक है, वो रुक ही नहीं रहा है। इसकी वजह से देखते हैं क्या हो सकता है कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर बहुत ज़्यादा देखते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गया, ठीक है, तो GFR बहुत ज़्यादा देखते होने लग जाएगा, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। या फिर एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा देखते रिलीज हो गया तो देखते हैं यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी देखते हैं प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे केस में क्या होता है बेटा, अगर हार्ट के आर्ट्रिया में जो ब्लड फ्लो है, क्योंकि वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हार्ट के आर्ट्रिया में अगर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि हार्ट जो है, हार्ट का जो मसल्स है वो एक फैक्टर होता है ANF, एंटी नाइट्री यूरेटिक फैक्टर। ठीक है, हार्ट जो है वो ANF का एक रिलीज करेगा। ANF क्या करता है, ये वैसो डायलेशन कर देगा। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रहा था, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था, और ANF क्या कर देगा, ये वैसो डायलेशन कर देगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म जो है उसके ऊपर एक चेक बना के रखता है कि ये बहुत ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो बेटा ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, इसे हम लोग रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, दिस होल प्रोसेस इज नॉन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। चलो ठीक है, तो पहला तो एक रेगुलेशन ये हो गया। नाउ नेक्स्ट रेगुलेशन की बात करते हैं बेटा, कि अगर हमारे बॉडी से एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड होने लग जाए, ठीक है, अगर हमारे बॉडी से एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड होने लग जाए, फॉर एग्जांपल कि एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ यूरिन होने लग जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी में जो कहते हैं वाटर का अमाउंट है वो कम होने लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में कहते हैं क्या होता है, हमारा जो मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है, दैट इज द हाइपोथैलेमस, ये एक्टिवेट हो जाएगा। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन होता है जिसे ADH कहा जाता है। ठीक है, ADH का फुल फॉर्म एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ADH का फुल फॉर्म एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, और ADH को वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन का एक रिलीज करता है जिसे ADH कहा जाता है या फिर वैसोप्रेसिन कहा जाता है। ठीक है, ये काम क्या करेगा, ये सेम काम करेगा जो कि एंजियोटेंसिन कर रहा था। ये रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा। किसका रीअब्जॉर्प्शन, वाटर का। ठीक है, DCT और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे बॉडी में डाईयूरेसिस नहीं होगा। ठीक है, डाईयूरेसिस इज एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, अब डायूरेसिस क्या है, इट इज द एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड या वाटर फ्रॉम आवर बॉडी। अगर एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर क्या होता है, अगर एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर हमारे बॉडी से हो जाएगा, ठीक है, तो हमें क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन, अगर पानी की कमी हो जाती है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में फिर डॉक्टर्स हमें ORS वगैरह पीने के लिए कहते हैं, या फिर पानी हमें चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा केस ना हो इसके लिए कहते हैं क्या हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है भाई, तो ADH को कहते रिलीज करता है। ठीक है, चलो अच्छा, ADH भी वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है जैसे कि एंजियोटेंसिन कर रहा था। ठीक है, चलो, तो दिस इज द रेगुलेशन पार्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा मिचुरेशन की। ठीक है, मिचुरेशन क्या है बेटा, देखो, यूरिन का एक फॉर्मेशन हो गया किडनी में। ठीक है, किडनी से ये यूरिन कहाँ जाएगा, यूरेटर में जाएगा, और फिर यूरेटर से कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात ये है बेटा कि किडनी जो है वो दिन भर काम कर रहा है और दिन भर क्या कहते हैं यूरिन का कहते हैं प्रोडक्शन कर रहा है। तो क्या हर बार क्या कहते हैं किडनी जब कहते हैं यूरिन प्रोडक्शन करता है तो हर बार हम लोग यूरिनेशन करते हैं क्या, नहीं। ठीक है, दिन में कुछ ही टाइम होता है जब हम यूरिनेशन करते हैं। तो होता क्या है कि ये जो यूरिन है ये यूरिनरी ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर में जाकर स्टोर होने लग जाता है। ठीक है, और
एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद जब यूरिनरी ब्लैडर काफ़ी हद तक वो भर जाता है, तो क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर के वॉल्स में फिर स्ट्रेचिंग होने लग जाती है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर का वॉल जो है वो स्ट्रेच होता है। जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर का वॉल जब स्ट्रेच होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, हमारे यूरिनरी ब्लैडर के वॉल्स में वो प्रेजेंट बेटा नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, नर्व्स प्रेजेंट होते हैं या फिर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, ये उस सिग्नल को रिसीव करेंगे कि यूरिनरी ब्लैडर का जो वॉल है वो अब स्ट्रेच हो रहा है। अब वो स्ट्रेच हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन काफ़ी हद तक फिलअप हो चुका है। ठीक है, तो ये सिग्नल को ये रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे और क्या करेंगे, उसे कहाँ लेकर के जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके जाएंगे। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते जब ये जाएंगे तो वहाँ पे भाई इस सिग्नल को एक रिसीव किया जाएगा और फिर ये कंक्लूजन निकाला जाएगा कि भाई यूरिनरी ब्लैडर जो है वो अब फिलअप हो चुका है। अब टाइम ये है कि यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी किया जाए। ठीक है, खाली किया जाए। तो ये मैसेज किसके थ्रू, मोटर नर्व्स के थ्रू कहाँ भेजा जाता है, ये इस मैसेज को मोटर नर्व्स के थ्रू दोबारा से यूरिनरी ब्लैडर में आके भेजा जाता है। और मैसेज क्या है बेटा, मैसेज ये है कि यूरिनरी ब्लैडर के जो स्मूथ मसल्स हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, मैसेज क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर के जो स्मूथ मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो होगा क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर विल हैपन। ठीक है, जब ऐसा होगा बेटा तो क्या होगा, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे जो प्रेजेंट होता है दैट इज द स्फिंक्टर मसल। ठीक है, स्फिंक्टर मसल क्या होगा बेटा, वो रिलैक्स करेगा। ठीक है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और स्फिंक्टर मसल रिलैक्स करेगा। ठीक है, स्फिंक्टर मसल इन नॉर्मल स्टेट कॉन्ट्रैक्टेड रहता है। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता है। ठीक है, इसीलिए अननेसेसरी यूरिन का डिस्चार्ज नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब स्फिंक्टर मसल रिलैक्स करेगा तभी यूरिन वहां से पास हो पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर विल कॉन्ट्रैक्ट एंड स्फिंक्टर मसल्स जो है वो रिलैक्स करेंगे, और जब स्फिंक्टर मसल रिलैक्स होगा तो रिलीज ऑफ यूरिन होगा। ठीक है, तब हम यूरिन को पास कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है दिस इज नॉन एज मिच्योरेशन। ठीक है, आई गेस इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं बेटा कि क्या हमारे बॉडी में सिर्फ किडनी ही है जो कि एक्सक्रीशन करता है, तो इसका आंसर है नहीं। किडनी के अलावा भी लगते हैं कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीशन करते हैं। वो क्या क्या अच्छा, एक चीज़ मैं बीच में छोड़ दे रहा हूँ, सॉरी। जब यूरिन की बात करें तो लगभग 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन इज रिलीज्ड एवरी डे फ्रॉम आवर बॉडी। यूरिन का जो कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है वो लाइट येलो होता है। और ये लाइट येलो क्यों होता है, क्योंकि हमारे यूरिन में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, येलो कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है यूरोक्रोम। ठीक है, अच्छा, यूरिन जो है वो स्लाइटली एसिडिक होता है बेटा, स्लाइटली एसिडिक होता है। इसका पीएच लगभग 6 पॉइंट के आसपास होता है। ठीक है, और यूरिन हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। ठीक है, यूरिन के पास कैरेक्टरिस्टिक ओडर होता है। ठीक है, एक स्मेल होती है गंदी सी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एक्सक्रीशन फ्रॉम अदर ऑर्गन्स। तो ऐसे भी और कई सारे ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीशन कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले लंग्स। लंग्स क्या करता है भाई, लंग्स जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहा है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन को इनहेल तो कर रहा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल भी तो कर रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर जा रहे हैं, दैट इज वाई इट इज कंसिडर इनटू द कैटेगरी ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, तो लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करता है, कितना, लगभग 18 लीटर्स पर डे, 18 लीटर पर डे के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है हमारे बॉडी से। नेक्स्ट इज बेटा लिवर। लिवर की अगर हम लोग बात करें तो लिवर बहुत सारे लगते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, सच एज बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन्स, ड्रग्स एट्सेट्रा। ये जितने भी लगते हैं एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हैं बेटा,
ये सब डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ हमारे बॉडी से बाहर होता है, ठीक है। जो डाइजेशन होता है उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव वेस्ट का एक प्रोडक्शन होता है, वो जो डाइजेस्टिव वेस्ट है उनके साथ लिवर का जो एक एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स है वो बाहर रिलीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बेटा, अनदर वन इज द स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड स्वेट का एक प्रोडक्शन करता है, पसीना का एक प्रोडक्शन करता है। फ्रॉम द स्वेट मल्टीपल एक्सक्रीटरी सब्सटेंस आर रिलीज्ड आउट, जैसे कि NaCl, सॉल्ट, यूरिया, बहुत स्मॉल अमाउंट में ही लेकिन यूरिया भी एक रिलीज होता है, लैक्टिक एसिड एक रिलीज होता है, एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये बेटा कि स्वेट ग्लैंड्स जो हैं इनका जो प्राइमरी फंक्शन जो है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स इज कूलिंग, ठीक है। ये हमारे स्किन को कूलिंग प्रोवाइड करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। ये इवापोरेशन के कहते हैं प्रोसेस के थ्रू हमारे स्किन के लेयर को कूलिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक्सक्रीशन ये तो उसका सेकेंडरी काम है, लेकिन स्वेटिंग का जो कहते हैं प्राइमरी फंक्शन है बेटा दैट इज कूलिंग, ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट इज सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड जो है वो सेबम का का प्रोडक्शन करता है। सेबेशियस ग्लैंड सेबम का एक प्रोडक्शन करता है और थ्रू सेबम मल्टीपल स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस, इन ये सब एक्सक्रीट आउट होते हैं हमारे बॉडी से, ठीक है। चलो, सो विद दिस वी कम टू द लास्ट टॉपिक विच आर द डिसऑर्डर्स, ठीक है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट डिसऑर्डर, सबसे पहला इज द यूरेमिया, ठीक है। यूरेमिया का क्या मतलब बेटा कि अगर ब्लड में यूरिन का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, अगर ब्लड में यूरिन नहीं, ब्लड में यूरिया का अगर एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, दैट इज नॉन एज यूरेमिया। और अगर ऐसा होता है बेटा, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो इट कैन लीड टू किडनी फेलियर, इसकी वजह से किडनी फेल हो सकता है, ठीक है। और अगर किडनी फेल हो गया, हमारी बॉडी में 2 किडनी है, अगर एक किडनी फेल हो जाती है बेटा तो जो दूसरी किडनी है वो दोनों ही किडनी का काम करने लग जाती हैं, लेकिन अप टू एन एक्सटेंट, ठीक है, कुछ हद तक, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो किडनी भी खराब हो जाएगी। तो जब दोनों किडनी खराब हो जाती है बेटा तब हीमोडायलिसिस करवाना पड़ता है, ठीक है। तब क्या करवाना पड़ता है? हीमोडायलिसिस करवाना पड़ता है। हीमोडायलिसिस क्या है बेटा? एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। हीमोडायलिसिस एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसके थ्रू आपके ब्लड को क्लीन किया जाता है, ठीक है, ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। जो काम किडनी कर रहा होता है वही काम ये आर्टिफिशियल मेथड से किया जाता है, इसीलिए हीमोडायलिसिस को आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हीमोडायलिसिस में होता क्या है। हीमोडायलिसिस में क्या करें कि आपके किसी एक आर्म के आर्टरी से, ठीक है, कोई एक आपका आर्म लिया जाएगा, उस आर्म के किसी आर्टरी से ब्लड को कहते हैं लिया जाएगा, ठीक है, ब्लड को कहते हैं लिया जाएगा और उसमें पहले क्या मिलाया जाएगा? हेपारिन मिलाया जाएगा। हेपारिन क्या होता है बेटा? हेपारिन इज एंटी कोएगुलेंट, ठीक है, हेपारिन इज एंटी कोएगुलेंट। ये ब्लड को क्लॉट होने नहीं देगा, ठीक है। अगर हम इस ब्लड को बॉडी से बाहर निकालेंगे तो इस ब्लड को हेपारिन जो है वो क्लॉट होने नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, इस ब्लड को एक हम कहाँ लेके जाएंगे? तो भाई पहले चेंबर में एक लेके जाएंगे, इस आर्टिफिशियल किडनी के चेंबर में एक लेके जाएंगे। यहाँ क्या होगा? एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसे सेलोफेन मेम्ब्रेन कहा जाता है। मतलब ये एक मेम्ब्रेन है जो कि सेलोफेन से बना हुआ है, ठीक है। अब सेलोफेन मेम्ब्रेन एक्ट एज SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेलोफेन मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है, यानी कि ये डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेडियंट ही चीज़ों को क्या करेगा? पास होने देगा, ठीक है। तो एक चेंबर में तो आपका ब्लड आ रहा है, दूसरे चेंबर में डायलिजिंग फ्लूइड प्रेजेंट होता है, डायलिजिंग फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? सब कुछ प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो आपके कहते हैं इस ब्लड में एक प्रेजेंट है, यहाँ पे सब कुछ प्रेजेंट है। जो भी चीज़ें प्लाज्मा में एक प्रेजेंट होती हैं ऑलमोस्ट सब कुछ प्रेजेंट है एक्सेप्ट फॉर द नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़ के बाकी प्लाज्मा में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब यहाँ पे एक प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब ये जो एक ब्लड आ रहा है इसमें तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं है। तो हेंस
following the concept of osmosis, substance will move from a region of higher concentration to a region of lower concentration through a सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी कि नाइट्रोजन वेस्टेज जो है वो इस ब्लड से निकल के इस डायलाइजिंग फ्लूइड में एक चले जाएंगे थ्रू द सेलोफेन, और हेंस हमें क्या मिलेगा, प्योर ब्लड हमें मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये ब्लड अब ये क्लीन हो गया है। अब ये प्योर ब्लड को हम एक और क्या कहते हैं ट्यूब से पास कराते हुए कहाँ जिस आर्म के आर्टरी से हमने इस ब्लड को लिया था उसी आर्म के वीन में हम इसे वापस से दे देंगे। ठीक है, बस क्या करना पड़ेगा कि अब हमें इसमें एंटी हेपारिन क्या कहते हैं ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर हेपारिन ही रहेगा तो वो अगर कभी चोट लगेगी तो क्योंकि हेपारिन प्रेजेंट है तो वो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो इस हेपारिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी हेपारिन इसमें ऐड किया जाता है और फिर इस प्योर ब्लड को दोबारा से आपके बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हीमोडायलिसिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज द रीनल फेलियर। रीनल फेलियर भाई अगर किडनी फेल हो जाती है, और अगर किडनी फेल हो जाती है तो ऐसे केस में किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। ठीक है, हीमोडायलिसिस भी आप कर सकते हैं लेकिन कब तक करेंगे। ठीक है, तो जो परमानेंट जो आपके पास कहते हैं सॉल्यूशन वो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन का। अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी ये भी ज़रूरी है कि जो आपको किडनी दे रहा है वो किडनी आपके बॉडी के साथ मैच करनी चाहिए। ठीक है, ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो आपके कहते हैं इमीडिएट रिलेटिव जो होते हैं, भाई बहन, मम्मी पापा, या जो इमीडिएट रिलेटिव होंगे, उन कोशिश यही की जाती है कि उनसे ही किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया जाए ताकि आपकी बॉडी उस ट्रांसप्लांटेटेड किडनी को रिजेक्ट ना करे। ठीक है, हालांकि अब मेडिकल में बहुत सारे कहते हैं विद द डेवलपमेंट बहुत सारी ऐसे कहते हैं ड्रग्स आ गए हैं जो कि आपके बॉडी को इस तरीके से कहते हैं वो कर देते हैं जिसकी वजह से वो किडनी जो है वो एक्सेप्ट हो जाए रादर दैन रिजेक्ट होने के। ठीक है, नेक्स्ट इज रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई क्या है बेटा, बहुत सिंपल है, जिसे हम लोग कॉमन भाषा में पथरी कहते हैं। ठीक है, अगर हमारी किडनी में पथरी हो जाती है तो उसको हम लोग रीनल कैल्कुलाई कहते हैं। अब पथरी में कहते हैं क्या होता है बेटा कि सॉल्ट्स जो है उसका क्रिस्टलाइजेशन होने लग जाता है। ठीक है, ऑक्सलेट सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, ऑक्सलेट सॉल्ट्स उनका क्रिस्टलाइजेशन होने लग जाता है, यानी कि वो क्रिस्टल के फॉर्म में किडनी में जमा होने लग जाते हैं। ठीक है, उसे ही हम लोग स्टोन या फिर पथरी कहते हैं। ठीक है, दैट इज रीनल कैल्कुलाई। और फिर नेक्स्ट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देखो बेटा, बायोलॉजी में जहां पर भी आइटिस वर्ड आ जाए, जहां पर भी आइटिस वर्ड आ जाए, आइटिस का मतलब ही होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, आइटिस का मतलब ही होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, यानी कि वहां पे सूजन आ गई या वो जगह फूल गया है। ठीक है, तो इसीलिए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलो तो ग्लोमेरुलस की बात हो रही है, ग्लोमेरुलस कहाँ है, नेफ्रॉन्स में। तो अगर ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन आ जाए तो हम उसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। ठीक है, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस इन द किडनी। ठीक है, सो विद दिस वी एंड दिस चैप्टर। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू।